नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल सिलेक्शन क्लासेस। और आज हम हिंदी की पहली क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हम जो पहला भाग होगा 3/4 हिस्सा, उसके अंदर हिंदी की सामान्य जानकारी की बात करेंगे। और जो हमारा 1/4 हिस्सा होगा उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली की हम बात करेंगे। इस सामान्य जानकारी के तहत हम ये पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया, लिपि क्या होती है, राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होता है, इनके लिए जो एक्ट है, आर्टिकल्स है, कौन कौन से हैं, क्या क्या महत्व रखते हैं, वो सभी जानकारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आजकल क्लासेज, बहुत सारे एग्जाम, पटवार हो चाहे रीट हो, इनके अंदर इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपने को छोड़ने नहीं, हमको आसानी से उसको कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं क्लास की शुरुआत करने जाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा क्या है। जो भाषा है वो संस्कृत के, किससे, संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पन्न होती है, और इसका अर्थ होता है कथन, यानी कहना। सिंपल है, भाषा क्या है। तो चाहे इंसान को अगर अपनी बात बी इंसान तक पहुंचानी है, तो उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। और वो माध्यम क्या है, वो माध्यम ही हमारा भाषा है। वो माध्यम ही क्या है, भाषा है। तो अपने विचार को, अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे भाषा कहा जाता है। ये किस तरह से हो सकता है, या तो आप उसे लिख कर समझा सकते हो अपनी बात, या उसे बोलकर अपनी बात समझा सकते हो, या इम्पोर्टेंट बात है ये, उसको संकेतों के माध्यम से समझा सकते हो। तो जो संकेत है वो भी हमारे भाषा के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वरना हमें लगता है कि जो बोलना है, जो लिखना है, वही भाषा होता है। नहीं, जो संकेत है वो भी भाषा के अंदर शामिल होते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, जैसे रेड होती है तो हम रुक जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही ग्रीन होती है हम चलने लग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेड का मतलब रुकना है, ग्रीन का मतलब चलना है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो बोलकर या लिखकर नहीं हो रहा है, लेकिन वो संकेतों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए संकेतों के माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है, यानी वहाँ पर भी भाषा होती है। जैसे कि स्कूल की घंटी बजती है, आप हाथ बस्ता उठाते हो, स्कूल से रफू चक्कर हो जाते हो, मतलब आपको पता चल जाता है घंटी बजते ही कि आज का हमारे स्कूल में मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अब घर जा सकता हूँ। तो ये क्या, एक तरह से हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। जो मुख विदुर होते हैं वो बहुत सारे इशारे करते हैं, साइन लैंग्वेज होती है, जिसे क्या कहा जाता है, साइन को भी लैंग्वेज कहा जाता है, कहते हैं ना, साइन लैंग्वेज, यानी उन संकेतों की भाषा, यानी संकेतों की भाषा होती है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो हमारे दृष्टि बाधिक होते हैं, तो उनको, इनके लिए क्या होती है, ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि आपको पता होगा, उभरे हुए शब्द होते हैं, जिसमें उभार कर, आपने देखा होगा कहीं पर, आपको अगर ट्रेन में गए हो कभी, तो वहाँ पर भी ब्रेल लिपि का यूज़ होता है। हर जगह जहाँ पर भी अगर नंबरिंग है या फिर कुछ लिखा है, उसके साथ उसकी ब्रेल लिपि लिखी होती है। किसके लिए, ताकि उनको सुविधा रह सके, इसलिए, ठीक है। तो ये सब यानी संकेतों को भी भाषा के अंदर शामिल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे चलते हैं, हिंदी। तो हिंदी शब्द है, या संधि शब्द कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हिंदी शब्द की बात करते हैं, वो आया कहाँ से। तो हिंदी शब्द बेचारा आया कहाँ से, देखो ये हमारा इंडिया है प्यारा, बना दूँ आपके लिए, इतना अच्छा तो नहीं हूँ मैं, पर ठीक ठीक बना दूंगा आपके लिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, है तो हमारा ही, ठीक है। ये हमारा इंडिया, प्यारा भारत। और इसका थोड़ा सा 1 2 3 कंट्री छोड़ेंगे तो इधर हमको ईरान मिल जाता है। पता है आपको ईरान, देखा होगा मैप में कभी, सर पढ़ा रहे हैं आपको ज्योग्राफी, आपने देख ही लिया होगा ईरान। तो जो ईरान है, इसी को पुराना नाम था फारस, और यहाँ पर रहने वाले लोग थे पारसी, कहते हैं पारसी। इसलिए इस भाषा को, यहाँ की भाषा को ईरानी भाषा भी कहते हैं। यहाँ की जो पहले पुराना नाम था फारस, इसलिए इसे फारसी भी कहते हैं, और वहाँ के लोग पारसी थे, इसलिए जो लैंग्वेज उसको पारसी भी कहते हैं। तो ये जो हमारा हिंदी शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो है किसका, पारसी शब्द है या ईरानी शब्द है। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश, जो इंग्लिश शब्द है वो किस भाषा का है, या उर्दू शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, आपको पता है। जो हमारा उर्दू है वो तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की शब्द बेचारा ही। और जो हमारा इंग्लिश है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। यानी जो भाषा के जो पर्टिकुलर शब्द है ना, वो किसी और ही भाषा से लिए हुए हैं, ये हमको थोड़ा समझना है। उसी तरह से जो हिंदी है वो ईरानी या पारसी शब्द है, ठीक है। कैसे बनाई, तो जो हमारा ये ईरानी लोग थे, ये सैको है बोलते हैं। तो ये जो हमारी सिंधु नदी बहती थी यहाँ से, जो हमारे यहाँ से सिंधु नदी बहती थी, इसको हिंदू हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंदू। और इसके इधर रहने वाले लोगों को, यानी इंडिया में रहने वाले लोगों को ये हिंदू हिंदू बोलते थे, और इनकी भाषा क्या पड़ गई, ऐसे धीरे 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 चलते जो हमारी लैंग्वेज है उसका नाम हिंदी पड़ गया। आगे समझ में। तो हिंदी शब्द कैसे आया, और हिंदी शब्द कहीं किसी बुक में लिखा हुआ सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक राइटर है जिनका नाम है सफरुद्दीन यज़दी। क्या नाम है, सफरुद्दीन यज़दी। उनकी एक बुक जिसका नाम क्या है, जफरनामा। क्या नाम है,
जफरनामा। तो सफरुद्दीन यज़दी की पुस्तक है जफरनामा, उसके अंदर सबसे पहले हिंदी जो शब्द है वो हमें लिखे हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। फिर अगर हम बात करते हैं आगे कि जो हिंदी भाषा है इसकी शुरुआत, इसका उद्गम कैसे स्टार्ट हुआ ये, तो सबसे पहले क्या थी हमारे पास संस्कृत भाषा, सबको पता है देव भाषा जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव भाषा संस्कृत। जो ज़्यादातर हमारे वेद पुराण जो भी हैं सब किस में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं मेनली। इसके बाद देव का अपग्रेड हुई संस्कृत भाषा, वो किस में आई? पाली भाषा में। किस में आई? पाली भाषा में। फिर ये अपग्रेड होती है, फिर आती है हमारी प्राकृत। तो जो हम बात करते हैं, अगर बुद्धों की बात करें, बुद्धों को जो ज़्यादातर साहित्य लिखा हुआ है ना वो पाली भाषा में लिखा है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर बुद्ध जो नया धर्म है वो स्टार्ट हुआ था, इसलिए उस टाइम पे जितने भी जो उनके ग्रंथ है या जो किताबें हैं वो पाली भाषा में लिखी है। जबकि जो जैन है वो प्राकृत के टाइम पे आए थे, इसलिए उनके ज़्यादातर जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं? प्राकृत भाषा में। इसके बाद ये प्राकृत है, इससे बनती है अपभ्रंश भाषा। किसी भाषा? अपभ्रंश भाषा बनती है। और अपभ्रंश भी कई टाइप के थे, बहुत अलग अलग टाइप के थे, शोरसेनी, अवधी, बहुत सारे के अपभ्रंश थे। उसके अंदर जो शोरसेनी अपभ्रंश है उससे हमारी हिंदी का क्या होता है? उद्भव होता है। ये शोरसेनी अपभ्रंश से क्या बनती है? हमारी हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आगे समझ में हिंदी के उद्भव कैसे हुआ। पहले संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कौन सा अपभ्रंश? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी क्या आई? हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? कोई भी भाषा है उसको लिखना है, कैसे लिखोगे? तो वो जो लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैंने बोला है, आपको कैसे पता है ऐसे लिखना है? बोला मैंने ख ऐसे लिखना है, कैसे पता आपको ये ऐसे लिखना है मुझे? तो ये पता कैसे चलता है? लिपि से, यानी आप कौन सी लिपि यूज करते हो उससे पता चलता है। जैसे कि हम बात करें हड़प्पा की, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हड़प्पा की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि वो हमारे दिमाग में नहीं है, हमको समझ में नहीं आती कैसे क्या लिखी हुई है, समझ ही नहीं है उसके हमारे को, तो इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी जो जानकारी है हमें है नहीं, तो इसलिए हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लिपि को पढ़ने के लिए भी हमारे पास उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको अगर पता हो तो हड़प्पा की अगर लिपि पढ़ लेते हैं उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। अगर आप पढ़ पाएँ तो आप ये 10 लाख भी जीत सकते हैं और एक नाम भी पा सकते हैं अच्छा खासा। तो करो कोशिश। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लिपि, पता चल गया क्या होता है लिपि। लिपि जो हमारी क्या है हिंदी के लिए, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। पता होगा आप सभी को ये। तो ये हिंदी के लिए नहीं, संस्कृत के लिए भी है, और बताएंगे आपको, डिटेल से पढ़ाते हैं हम आपको। देवनागरी लिपि पे आ जाते हैं भाई। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश, उससे क्या आई? हिंदी आई। ये पढ़ा अपन ने। अब वैसे ही हमें को देवनागरी लिपि वाला सिस्टम भी याद रखना है भाई। किसी लिपि से तो ये बनी होगी, तो किस लिपि से बनी थी? अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि थी हमारी, आपने पढ़ा होगा कहीं ब्राह्मी और खरोष्टी, 2 लिपि पढ़ी होगी, ब्राह्मी और खरोष्टी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, अगर इंडियन वाली, तो वहाँ पर अगर अशोक पढ़ा है आपने तो अशोक के अंदर आपने पढ़ा होगा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों के बारे में। तो जो ब्राह्मी लिपि थी उससे हमारी देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई है। तो ब्राह्मी से बनी गुप्त, कौन सी बनी? गुप्त, गुप्त से बनी कुटिल, फिर कुटिल से बनी प्राचीन नागरी, और प्राचीन नागरी से जाके बनी हमारी देवनागरी लिपि। तो कैसे याद रखेंगे? ब्राह्मी से गुप्त, गुप्त से कुटिल से प्राचीन प्राचीन नागरी से देवनागरी। ठीक है, आ जाएगी समझ में, याद रह जाएगी। याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम देवनागरी ही नाम क्यों रखा इसका? प्राचीन नागरी था तब भी चल जाता काम? नहीं, इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि देवनागरी का जो संबंध है वो किससे? डायरेक्टली संस्कृत भाषा से है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। इसलिए, और क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, इसलिए इसका नाम नागरी से बदलकर, प्राचीन नागरी से बदलकर देवनागरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? देवनागरी कर दिया गया। जबकि जो साउथ में जाओगे, अगर आप इंडिया में साउथ में जाओगे तो वहाँ पर इसे नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नंदी नागरी लिपि। ठीक है, फिर बात करें अगर देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो कहाँ पर मिलता है अपने को? अगर लिखित रूप में अगर हम देखना चाहें देवनागरी कहाँ लिखी हुई मिली हमें, तो गुजरात में जाओगे आप, वहाँ पर है राजा जयभट्ट, उनका एक शिलालेख मिलता है हमें। उस शिलालेख के अंदर हम सबसे पहले देवनागरी लिपि को लिखा हुआ देखते हैं। देवनागरी लिपि को कहाँ पर वहाँ देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा अगर बात करें देवनागरी लिपि की सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो पूछ ली भी गई है, इनमें से कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछी हुई है, विशेषताएँ उसकी। तो अपन देखो, अपनी देवनागरी लिपि में हम कुछ भी लिखते हैं, हमें, पूछा, गधा, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? डंडा खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमेशा ऊपर डंडा खींच रहे हैं।
जैसे अगर अपन बचपन में याद हो तो अगर अपन जो लाइन वाली लाइन कॉपी आती थी उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लाइन नहीं खींचते, डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, तो जो टीचर तो मारता था। क्यों? डंडा खींचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लिपि के हिसाब से गलत था, अगर डंडा नहीं खींचते हो आप तो, इसलिए डंडा लगाना जरूरी है। डंडे को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिरोरेखा। सिर पर जो रेखा खींची जाए, यानी जो शब्द है इसके सर पर जो रेखा खींची जाए वो क्या कहलाएगी? सिरोरेखा कहलाएगी। तो इसे सिरोरेखा खींचना जरूरी था। वो बोलते थे सिरोरेखा कहाँ है, उसके डंडे पड़ते हैं। मैंने खाए हैं भाई, क्योंकि मुझे बहुत गंदी आदत लग गई थी कि मैं ऊपर जो शब्द है उसके ऊपर लिखना नहीं चाहता था। क्या पता मुझे क्या था कि मुझे पेन की स्याही बचानी थी या मुझे जल्दी होमवर्क करना होता था, तो मैं ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे जब मैं नई स्कूल में गया था तब मुझे समझाया गया और थोड़ा पीटा भी गया, तो सब मेरे जाके आया समझ में। ठीक है, फिर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है, वो ध्वनि क्रम आता है। इसका जो ध्वनि का क्रम होता है वो वैज्ञानिक तरफ से बनाया हुआ है। जैसे अगर हम इसमें कोई भी ध्वनि है, जैसे कि एक सीक्वेंस में ध्वनियाँ चलती हैं। अगर आप लाउड शब्द बोलते हो तो उसका जो पहला शब्द होता है, ये इसको थोड़ा समझाना टेक्निकल हो जाएगा, सिंपल याद रखो, ये ज़्यादातर साइंटिफिकली लैंग्वेज है, इतना डीप में नहीं पूछता है। अगर आपके पास लिटरेचर है तो वहाँ थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा आपको। अगर व्याकरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा डीप की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से साइंटिफिक लैंग्वेज है। और इसमें क्या है, सबसे जगह अगर हम इंग्लिश की बात करें, अपन जाके एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर अगर आप पढ़ते हो, सी से कभी तो बना देते हैं चाय, तो कभी बना देते हैं ये क। अगर CUP पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कप। क्या हो जाएगा? कप। कप हो जाएगा। अगर इसको अगर ये पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? ये केमिस्ट्री हो गया। अगर आप ये पढ़ रहे हो, ये क्या है अब बताओ? इसको क्या पढ़ोगे? कोपड़ा? नहीं, इसको पढ़ते हैं चोपड़ा। क्यों? ये आर को कभी र पढ़ते हैं तो कभी ड पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। यहाँ पे देखो आर, ये ड आ रहा है, कोप चोपड़ा, जबकि अपना आर का मतलब र होना चाहिए। जैसे टाइगर, TIGER, यहाँ आर का मतलब तो र आ रहा है। तो मतलब एक शब्द के दो मतलब निकालते हैं ये, यही बोल रहा है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक ध्वनि से एक ही प्रतीक होता है अपना, एक ध्वनि यानी है, तो है ऐसे ही लिखा जाएगा, है का कोई अल्टरनेट नहीं है अपने पास। च का मतलब चाहिए, छ यही है, इसके अलावा छ का कोई अल्टरनेट वर्ड अपने पास मौजूद नहीं है। तो ये क्या है? एक शब्द का एक प्रतीक, एक ध्वनि। ध्वनि यानी है एक ध्वनि है, और उसका प्रतीक क्या है? ये प्रतीक। ना कि ना बहुत सारी लैंग्वेज है जिसके अंदर एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जैसे अगर चाइनीज़ भाषा आप पढ़ लो ना, जो शायद उसे बोलते हैं मैंड्रीन, जो लैंग्वेज है मैंड्रीन, वो बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही शब्द के 50 तरह से सिंबल हैं, तो उस सिंबल्स को याद करना, उनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको लोग इतना प्रीफर भी नहीं करते उसको पढ़ने। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि बहुत सरल है, बहुत साइंटिफिकली बनाई हुई वो है, इसलिए इसको पढ़ना आसान। जैसे कि हम जो भी उच्चारण करते हैं ना, वैसा ही अपन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। जैसे कि जियो पढ़ते हैं ना, ये वाला जो TO2 जियो गो क्यों होता है, फिर पढ़ते हैं ना, ये क्यों है? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है ये लैंग्वेज को लेकर। वहाँ पर उतनी साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से इन भाषाओं को बनाया नहीं गया है जितना साइंटिफिकली अपने यहाँ पर भाषाओं को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या बहुत गर्व करने की बात है कि हमारे लोग उस टाइम पर भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने आगे तक का सोच के इन शब्दमाला को बनाया हुआ है। ठीक है, अगर फिर बात करें अगर हम देवनागरी लिपि की, ये कहाँ पर यूज होती है, तो ये न केवल हिंदी में, संस्कृत में, बल्कि जो मराठी है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो कोंकणी है वो भी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। और ये तीनों लैंग्वेज भी देवनागरी लिपि में है, साथ में हिंदी और इंग्लिश तो में, हिंदी और संस्कृत में पता है ही। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन मार देते हैं फटाफट से। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और हमें पता होना जरूरी है। हमने पढ़ा भाषा क्या है, तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो संचार का माध्यम होता है, वो भाषा होता है। ये लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। हिंदी की बात करें, इसकी जो उत्पत्ति है वो ईरानी, फारसी या पारसी शब्द से हुई है। सैको है बोलते थे, इसलिए बन गई सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदी बन गया। हिंदी शब्द है वो सबसे पहले लिखा हुआ कहाँ मिलता है, तो सफरुद्दीन यज़दी की पुस्तक जफरनामा के अंदर हिंदी शब्द हमें देखने को मिलता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करें, उद्भव की बात करें, तो सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश में कौन सा अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, उससे बनी हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, फिर बात करें लिपि की, लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी लिपि। जिस भाषा को लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहा जाता है, वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
देवनागरी लिपि की बात करें, सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, उससे बनी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से बनी कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से बनी प्राचीन नागरी लिपि, और प्राचीन नागरी से लिपि से जो जाकर बनी हमारी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संस्कृत से संबंधित है और संस्कृत भाषा को हमारी देव भाषा कहा जाता है, इसलिए इसकी लिपि को देवनागरी लिपि कह दिया गया। इसी को साउथ में क्या कहा जाता है? साउथ के अंदर नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। इसका जो सब पहला यूज है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा उस अपने शिलालेखों में किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं कि शिरोरेखा होना जरूरी है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक ध्वनि के एक ही प्रतीक है, जैसे कि इंग्लिश की तरह नहीं है, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है इसको। और देवनागरी लिपि में 5 भाषाएं आती है। कौन कौन सी? हिंदी आती है, संस्कृत, इसके अलावा मराठी आती है, महाराष्ट्र वाली, नेपाली नेपाल की, कोंकणी आती है हमारे। तो ये 5 लैंग्वेज इसके अंदर शामिल की जाती है। हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि हमारे हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? हिंदी दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको पता होगा, अभी रिसेंट निकला ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 को 14 सितंबर को ही हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको बता देता हूँ, मतलब जो भी हम शासन में जितने भी काम करते हैं, कागज़ पन्ने पत्रावलियाँ हैं जितनी भी हैं, वो सभी से संबंधित जो भी काम होते हैं वो क्या कहते हैं, उसमें जो भी भाषा यूज होती है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस या फिर राजभाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर हमारी लिपि किसको शामिल किया गया था? देवनागरी लिपि को इसमें शामिल किया गया था। फिर 1955 के अंदर एक राजभाषा आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे बाल गंगाधर खरे। फिर 63 के अंदर हम इसके लिए एक्ट लेके आए थे, और राजभाषा एक्ट, और इस एक्ट के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, संघ को हिंदी की राजभाषा तो रखा ही गया, लेकिन इंग्लिश का यूज भी बराबर रख दिया गया। यानी साथ में हिंदी तो होगी यूज, लेकिन इंग्लिश का यूज भी किया जाएगा। 63 के अंदर बोला। ये एक्ट क्यों लाया गया तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। थोड़ा एक हमारा आर्टिकल है, उसके तहत क्या होगा कि जो स्टार्टिंग के जो संविधान लागू होगा, वहाँ से 15 साल तक हम इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाह रहे थे। 15 साल तक इंग्लिश को हमने कंटिन्यू रखा था राजकार्यों में, कि भाई राजकार्यों में हिंदी तो यूज़ होगी, वो तो हमारी राजभाषा है, साथ में इंग्लिश भी यूज़ होगी, ताकि जो साउथ इंडियन के कुछ स्टेट है या फिर कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा प्रेफरेंस चल रहा था, तो उस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को 15 साल तक कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया। साथ में उसके अंदर एक प्रोविज़न जोड़ दिया गया कि 15 साल के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो संसद के द्वारा लिया जाएगा, कि संसद चाहेगी तो इसे कंटिन्यू भी रख सकती है या फिर इसे समाप्त भी कर सकती है। फिर इसका जो समाप्त होने का टाइम कब आया भाई? 1950 में हमारा लागू हुआ, तो 15/9/1965 में हुआ। तो 63 के अंदर इसके लिए एक्ट लाया गया, राजभाषा एक्ट पारित किया गया, और इसमें बोला गया कि जो हिंदी है वो तो हमारी राजभाषा रहेगी, लेकिन जो इंग्लिश का यूज़ है वो बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको चेंज करने की बात हुई तो साउथ में बहुत सारे दंगे वगैरह हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको आगे कंटिन्यू रखा गया। फिर 67 के अंदर एक नया रूल, जो ये एक्ट था 63 वाला, इसके अंदर क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, और एक चीज़ जोड़ी गई। क्या चीज़ जोड़ी गई? कि जब तक जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो साउथ वाले जो मेनली राज्य हैं, उन्हें हिंदी स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी गई। पहले तो ये लिखा कि इंग्लिश का यूज़ करते रहेंगे बराबर में, फिर इसको फिक्स कर दिया गया जब तक कि वो ना चाहेंगे तब तक ऐसा कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे दंगे होते हैं, बहुत सारी झड़पें होती है, बहुत सारी राजनीति भी साउथ में इसी भरोसे चल रही होती है। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया था। फिर 25 जून 1975 के अंदर क्या होता है? राजभाषा का विभाग, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। 75 के अंदर ही हिंदी सलाहकारी समितियां गठित की जाती है। इसके अलावा 83 आता है, उसमें देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण एक बुक प्रकाशित की जाती है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइज अगर इंग्लिश में समझना चाहो तो किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के 3 सोपान बताए इन्होंने, कि एक तो वो बोली होगी उसकी, इसके अलावा उसकी भाषा होगी, उसकी लिपि होगी, तभी उसको क्या घोषित किया जाएगा, तभी उसको शामिल किया जाएगा एज ए भाषा कहीं पर। मतलब कहीं किसी भाषा को भाषा का दर्जा तभी मिलेगा जब वो बोली के रूप में हो, उसकी खुद की लिपि हो, उसकी कुछ भाषा के कुछ व्याकरण हो, तब जाके उसे शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक राजभाषा रूल लेके आए, कब आया? 1976। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं, इसलिए तो राजभाषा रूल 1976 का है। इसके अंदर शायद इसकी धारा 8 है। इसकी धारा 8 के अंदर ये बात कही गई कि देश की को 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है अभी इस रूल के हिसाब से। एक तो है क, एक है ख श्रेणी और एक है ग श्रेणी। 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। इसमें क्या है?
कै वाले तो वो हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता दे रखी है, यानी वहाँ पर जो सारे शासन के कार्य हैं वो किस में किए जाते हैं, हिंदी में किए जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। जैसे कि हिमाचल प्रदेश इसमें आता है, हरियाणा इसके अंदर आता है, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, यूपी और एमपी इसमें अंदर आते हैं, इसके अलावा बिहार है, इसके अलावा 2 यूटीज़ है, कौन कौन सी है, अंडमान निकोबार है और दिल्ली है। ये सभी क्या है, ऐसे राज्य हैं जिन्होंने, ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। फिर आता है 6 प्रकार के, ये क्या है, इन्होंने संघ के साथ जो भी, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संचार होगा या जो पत्रावली होगी वो हिंदी में करने का फैसला किया है। किन किन ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने और चंडीगढ़ ने। तो ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने ये केंद्र और राज्य के बीच में जो भी पत्रावली होगी उसके लिए हिंदी के यूज को मान्यता दी हुई है। इसके अलावा जो अंतिम है गैर श्रेणी, जितने भी बचते हैं बाकी वो ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश को भी बराबर का दर्जा दिया हुआ है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उनके राज कार्यों में कार्य, मतलब जो शासन का कार्य है उसमें लागू है। ठीक है, इनमें जो ये राजभाषा नियम है इसके अंदर त्रिभाषा फॉर्मूले को भी अपनाने की बात की गई है, जो कि राजगोपालाचार्य जी ने दिया हुआ था। इसमें जो प्रधान भाषा है वो हमेशा हिंदी को रखा गया है, यानी जहाँ पर भी अगर इंग्लिश भी जाएगी वहाँ साथ में हिंदी जाना कंपलसरी है। तो प्रधान भाषा किसको रखा गया है, हिंदी को रखा गया है। इसके अलावा जो सहायक भाषा है वो अंग्रेजी को रखा गया, और जो एक प्रादेशिक भाषा को रखना कंपलसरी है, तो वो तीसरी भाषा प्रादेशिक, यानी अगर साउथ में तो साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज हो सकती है, अपने राज्य की कोई लैंग्वेज हो सकती है, तो इसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक है, तो ये बात हमने किसकी पढ़ी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इसके अंदर शामिल किए गए। फिर हम एक इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों में हम उलझ सकते हैं कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, ये समझना जरूरी है। देखो, राष्ट्रभाषा तो वो होती है जो लोगों की जनरल भाषा है। अगर सारे लोग कोई एक भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा, लोगों की जो भाषा है वो तो क्या होगी, राष्ट्रभाषा। ये याद रखना है, सिंपल। राष्ट्रभाषा को हमेशा पीपुल्स के साथ जोड़ना है, लोगों के साथ जोड़ना है। लोगों के साथ जोड़ोगे तो अपने आप समझ में आएगी राष्ट्रभाषा है। अगर हम बात करें राज कार्यों में जो भाषा यूज की जाती है, या सरकारी या शासन के कार्य में जो भाषा यूज की जाती है, वो कौन सी होती है, राजभाषा होती है। राज का मतलब शासन या राजकीय कार्य या सरकारी कार्यों में जो भाषा यूज होगी राजभाषा। लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाएगी वो क्या होगी, राष्ट्रभाषा, जिसे आमजन की भाषा या जनभाषा भी कहा जाता है। फिर अब सारे लोग ही बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका जो प्रयोग क्षेत्र है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, देशव्यापी होगा। जबकि जो राजभाषा है इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होगा। भाई ये पर्टिकुलर एरिया में अलग भी हो सकती है या सब में एक जैसी भी हो सकती है, तो इसका जो एरिया है वो सीमित है। इसके अलावा ये संवैधानिक शब्द नहीं है, यानी इसका संविधान में कहीं यूज नहीं किया हुआ है, किसका, राष्ट्रभाषा का। जबकि संवैधानिक नहीं, संवैधानिक, ये गलत लिखा हुआ है। जो संवैधानिक शब्द है वो ये संवैधानिक, राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, जबकि जो राजभाषा है वो संवैधानिक शब्द है, संविधान का अंदर इसका जिक्र किया गया है। फिर हमने पढ़ चुके हैं 14 सितंबर हिंदी दिवस बनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। फिर एक 10 जनवरी याद रख सकते हैं, जिस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया था। कहाँ पर, नागपुर के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वापिस आ सकता है, अच्छे से याद रखना है। इसी की याद में 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या याद रखोगे कि 10 जनवरी था, 10 जनवरी 1975 था, उस दिन सबसे पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया। कहाँ बनाया गया, नागपुर के अंदर। इसी वजह से बाद में जो हमारा मंत्रालय है उसने 2006 में प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा कर दी। फिर इसके अलावा एक डेट और याद रख सकते हैं आप, 21 फरवरी, जिस दिन हमारा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। ठीक है, ये हो गई हमारे मेन जो डेट्स है या जो दिवस है वो हम पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं संविधान में भाषा। संविधान में बात करें तो संविधान के भाग 17 के अंदर क्या लिखा है, राजभाषा की बात लिखी है। राजभाषा किसमें लिखी है, भाग 17 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 तक। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 8 इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अनुसूची 8 की बात करें, अनुसूची 8 के अंदर जब हमारा संविधान लॉन्च ही हुआ था, यानी जब 1950 की बात करें अगर हम, 26 जनवरी 1950 की, तो उस टाइम हमारे संविधान के अंदर 14 भाषाएं ऑलरेडी लिखी हुई थी। और उसके बाद हमने कितनी भाषाएं जोड़ दी, 14 में 22 बन गई, यानी 8 भाषाएं हमने बाद में जोड़ी है। फिर हमारे अभी के टाइम पे कितनी है, तो 22 हमारे पास भाषाएं हैं जो संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में लिखी हुई है। जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, 3 तो हमने वो डायरेक्ट याद रखनी है। कौन सी नहीं है वो याद रख लो। एक तो इंग्लिश नहीं है,
जो ज़्यादातर पूछ लेते हैं, और एक राजस्थानी नहीं है। ये 2 भाषाएं अपने दिमाग में, जहन में बिल्कुल फिक्स कर लो, जो संविधान में नहीं लिखी हुई है वो इंग्लिश और राजस्थानी नहीं लिखी हुई है। कौन कौन सी है? तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू है। 3 तो एक साथ याद रखनी। फिर इस मैप से याद रखनी। कैसे? सबसे ऊपर कश्मीर आ जाएगा, कश्मीर है। फिर पंजाबी है। फिर उसके बाद आ जाओ राजस्थान छोड़ दो, फिर आ जाओ गुजरात है। फिर महाराष्ट्र आ जाओ, मराठी है। फिर आ जाओ हमारे कन्नड़, बेंगलोर कन्नड़। फिर केरल में आ जाओ मलयालम। फिर तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु आ जाओ। फिर ओडिया आ जाओ उड़ीसा में। फिर इधर बंगाल में बंगाली और असम में असमिया। तो ये अपने टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 14 भाषाएं हो गई हैं। इसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो थी सिंधी। कौन जोड़ी गई? सिंधी। कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, उसके साथ ये भाषा जोड़ी जाती है। उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी जाती है। कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी एक साथ जोड़ी जाती है। कब जोड़ी जाती है? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, तब ये भाषाएं जोड़ी जाती है। तो 21 के बाद 50 जोड़ दो, 71। तो 71वें संविधान संशोधन के साथ 3 भाषाएं जोड़ दी जाती है, जिसे अपन मनका से याद रखते थे। मैं, न, का। मन से मणिपुरी, न से नेपाली, का से कोंकणी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां। इसमें क्या होता है? इसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन सी? इसको सीक्वेंस में याद रखो। बोडो, डो से डोंगरी। फिर मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सिंपल से याद, आराम से 3-4 बार आप दोहराओगे क्या? बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। अपने आप याद हो जाए, सीक्वेंस बनता है इसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे डो खत्म होता है, डो से स्टार्ट होता है। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली। बस काम खत्म। ली यहाँ पर आता है, याद हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा अपन ने इसके अंदर? भाषाओं वाला अनुसूची 8 तो अच्छे से याद रखनी भाई अपने को। अनुसूची 8, स्टार्टिंग में कितनी भाषा थी? 14। कितनी जोड़ी के बाद में? 8। टोटल कितनी हो गई? 22। 14 कौन कौन सी थी? मैंने 3 बताया आपको। अच्छा, जो नहीं है वो पहले याद रखो। कौन कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है। इसके अलावा कौन सी नहीं है? हमारी राजस्थानी नहीं है। 2 हमें याद रखनी है कि ये नहीं है अपने पास। कौन कौन सी है? तो हिंदी है, इसके अलावा उर्दू है और संस्कृत है। 3 तो ये याद रखनी है। फिर 3 गई तो बचा कितनी? 11 याद रखनी है। कौन से कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो भाई। हमारा मैप है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, कश्मीरी। फिर आ जाओ पंजाब में। फिर राजस्थान नहीं है। फिर आ जाओ गुजरात में। गुजरात में याद रखिए। फिर महाराष्ट्र में जाओ मराठी। फिर आ जाओ अपने कर्नाटक में अपनी कोंकणी। फिर आ जाओ यहाँ पर केरल में मलयालम। फिर आ जाओ तमिलनाडु में तमिल। फिर आ जाओ तेलंगाना में तेलुगु। फिर आ जाओ यहाँ पर उड़ीसा में उड़िया। फिर आ जाओ बंगाल के अंदर बंगाली। और फिर आ जाओ असम के अंदर असमिया। हो गई 14। फिर आ जाओ हमारे 22, बची कितनी? फिर आ गई सिंधी भाषा आ जाती है, जो कब आती है? 21वां संविधान संशोधन से। 22 से 21 आ जाएगी अपने आप दिमाग में। कब हुआ था ये जो संविधान? 1967 के अंदर हुआ। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 एक साथ। मैंने बताई थी मैं, न, का। मन का से याद रखनी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। पढ़ाई नेपाली कोंकणी याद रहेगी, तीनों भाषा। और ये कब आई? तो इसके 50 जोड़ना है, यानी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे याद रखा? 1992 याद रखना है। फिर एक हमने पढ़ा इसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे याद रखोगे? 21 जोड़ना है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। इसके अंदर कौन कौन सी मैंने सीक्वेंस बताया था? कौन सा? बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथिली, फिर संथाली। मैथिली, संथाली याद रह जाएगा। मैथिली, संथाली। तो ये अपने को 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो सारी याद रखनी है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद कुछ 343 से 351 तक, जो भाग 17 के अंदर राजभाषा में लिखे हुए हैं। ये सारे अपने को पढ़ने। 343 में लिखा है संघ की राजभाषा। 44 के अंदर लिखा है राजभाषा पर संसद का आयोग और सहमति समिति। फिर 345 के अंदर किसी राज्य की राजभाषा। 46 के अंदर राज्य और केंद्र राज्य के बीच में जो पत्रावली होगी वो किस भाषा में होगी। 347 में लिखा है किसी राज्य की जनसंख्या एक वर्ग उनकी बोली को, जो बोले जाने वाली भाषा है, अगर उसको प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं, मांग करते हैं कि भाई इसको हमारी राजभाषा में यूज़ करो, तो जो राष्ट्रपति है उसकी अनुमति दे सकता है। ये डायरेक्टली याद रख लो अपना। 348 के अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो भी विधानसभा के अंदर एक्ट या बिल है उसके लिए कौन सी भाषा यूज की जाएगी, उसके बारे में 348 में लिखा है। 349 में लिखा है कि भाषा से संबंधित कुछ कानून अधिनियम है उसके लिए क्या प्रोसेस यूज की जाएगी, उसकी बात की गई है। 50 के अंदर लिखा है कि जो शिकायत है उसके लिए जो आवेदन किया जाएगा उसमें कौन सी भाषा होगी। 350A में लिखा है कि जो प्राइमरी जो स्तर पर जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी जो पहली से 5वीं तक पढ़ाया जाएगा वो मातृभाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 350B जो बाद में जोड़ा गया था, इसमें लिखा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जैसे अगर पारसियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, जो इनकी जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जो बहुत सारी भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कोंकणी वाले हैं, तो इन सबको क्या करना है, इनके लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। और 351 में लिखा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दे सकता है।
ठीक है, तो ये बात इसके अंदर लिखिए। तो अब इनमें से कुछ कुछ मेन अपन पढ़ेंगे जो है, एक तो 43, 44, 45, इसके अलावा 46 और 48 अपने को पढ़ना है। ये इनको अपन डिटेल से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। इसमें लिखा है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, अपने को पता ही है। इसके अलावा संघ की लिपि क्या होगी? देवनागरी, ये भी अपने को पता है। लेकिन अपने को क्या याद नहीं है, पता नहीं है, वो है अंक। भाई अपन कोई भी लेटर लिखेंगे इसका मतलब ये थोड़ी उसमें हिंदी या भाषा ही लिखेंगे या लिपि यूज होगी, उसके अंदर अंक भी आएंगे। तो वो अंक कैसे होंगे? अंक तो होंगे भारतीय, लेकिन उसका जो रूप होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय। जैसे कि अपनी जो अपन लिखते कैसे हैं, अगर अपने पुराने ज़माने में अगर तुमने देखो किसी बढ़िया के बही खाते हैं, हमारे पास है तो हमको पता है, मुझे आती भी है ये, तो उनके बही खाते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। जैसे कि एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखते थे। और अभी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो है तो ये भारतीय अंक ही, जो ये लिखे हुए हैं ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, लेकिन ये इंडियन रूप है इसका भारतीय रूप है। जबकि ये कैसा रूप है? ये इंटरनेशनल रूप है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है इसका। आगे समझ में? तो ये अपने को समझना है। संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक 1965 में हिंदी और इंग्लिश दोनों, हाँ इसी के अंदर जो ये बात लिखी हुई है 343 के अंदर कि जो संघ की राजभाषा है वो तो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो अंक है वो भारतीय अंक होंगे, लेकिन इंटरनेशनल रूप वाले होंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले होंगे। ये बात समझ में आ गई। साथ में इसके अंदर क्या बात लिखी है कि जो राजभाषा है वो हिंदी तो रहेगी, लेकिन 15 साल तक, जब संविधान लागू होता है उस दिन से 15 साल तक यानी 1965 तक हिंदी के साथ इंग्लिश भी चलाई जाएगी, ताकि जो बाकी जो भाषा वाले लोग हैं उनको भी समझ में आ सके जो राजकार्य है उस। साथ में एक बात जोड़ी गई क्या, कि जो संसद है 15 साल बाद में कानून द्वारा एक लॉ बनाएगी और लॉ से निर्णय ले सकती है कि भाई इस 15 साल वाली कंडीशन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। भाई इसको बढ़ा भी सकती है और उसको वहाँ रोक भी सकती है। फिर क्या किया गया? फिर फैसला लिया गया इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। कब लिया? राजभाषा संशोधन एक्ट लाया गया 1967 वाला। इससे पहले कब लाया गया? तो 1963 वाले में बात कही गई थी भाई हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यू रखो आप। बढ़ाया मैंने ऊपर आपको 63 में। फिर उसके बाद 67 में लाया गया इसको संशोधन कि जब तक हिंदी भाषी राज्य नहीं मानेंगे, हिंदी को स्वीकार नहीं करते, तब तक क्या करेंगे अपन? इंग्लिश को कंटिन्यू रखेंगे। आगे समझ में? फिर बात करते हैं 344 अनुच्छेद की, जिसके अंदर क्या बात की गई है कि जो राजभाषा है इसके लिए क्या किया जाएगा? संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तो राष्ट्रपति जी एक आयोग बनाएंगे, और संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद संसद क्या करेगी? एक समिति बनाएगी। ये दोनों काम किए जाएंगे कि राजभाषा को अपने को प्रोटेक्ट करना है, इसको बढ़ावा देने के लिए एक तो 5 वर्ष बाद तो लाएंगे राष्ट्रपति जी आयोग, और जो 10 वर्ष बाद है उसके बाद संसद क्या लाएगी? एक समिति की गठन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जी ने अपना वादा निभाया। 50 में लागू हुआ था अपना एक्ट, वो संविधान, तो 55 के अंदर क्या लिया है? पहला राजभाषा आयोग अपन पढ़ चुके हैं, 1955 में आया था। श्री बाल गंगाधर खरे इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। वैसे ही समिति स्टार्ट की गई थी 1957 के अंदर, 10 साल बाद बनाई जानी थी, लेकिन 7 साल बाद ही बना दी जाती है। पहली राजभाषा समिति 1957 के अंदर गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनाई जाती है। ठीक है, आगे समझ में? फिर आता 345, जिसके अंदर लिखा है राज्य की राजभाषा। क्या लिखा है? राज्य की राजभाषा। तो राज्य का विधानमंडल क्या करेगा? एक्ट के द्वारा राज्य की सरकारी कार्य हेतु हिंदी को या फिर राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा को क्या कर सकता है? राजभाषा घोषित कर सकता है। आगे समझ में? तो राज्य की भाषा क्या होगी तो वो कैसे समझ में आएगा कि जो वहाँ का लेजिस्लेटिव होगा वो एक बिल लाएगा, एक्ट लाएगा, और उसके माध्यम से फिक्स कर देगा भाई हमारे यहाँ तो हिंदी यूज़ करेंगे हम, या फिर अपने कुछ जो पर्टिकुलर हमारी लैंग्वेज है वो हम यूज कर लेंगे। फिर आता है आर्टिकल 346। कौन सा आता है? 346। इसमें बोला गया है कि राज्य या केंद्र राज्य के बीच में जो भी पत्रावलियाँ होगी वो किस भाषा में होगी, इसको फिक्स करने का तरीका बताया गया है। तो वो किस में होगी? संघ के राजकीय कार्यों में यूज होने वाली भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी संघ अगर हिंदी यूज कर रहा है तो हिंदी ही यूज होगी दोनों में। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर यूज की जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 347 की बात करते हैं। आर्टिकल 347 में क्या लिखा है कि जो वही मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर कोई राज्य के पर्टिकुलर जनसंख्या के कुछ लोग अगर मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि जो उनके द्वारा जो बोली जाने भाषा है उसको शासन में यूज किया जाए, अगर राष्ट्रपति इस जो मांग है उससे संतुष्ट होता है कि हाँ भाई बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी मात्रा में है और जो ये मांग कर रहे हैं वो भी उपयुक्त है, तो वो राज्य को क्या कर सकता है? एक ऑर्डर देगा कि राज्य आप भाई साहब इनको मान्यता दो, और राज्य इसको मान्यता देगा। फिर
तो ये 347 के अंदर ये बात लिखी हुई है हमारे। फिर आता है 348, कौन सा 348, इसके अंदर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो भी अन्य कोर्ट्स है, इसके अलावा जो संसद है और जो राज्य विधानमंडल से जितनी भी, वो सभी अपने जितनी भी कार्रवाइयाँ, एक्ट है, चाहे बिल है, चाहे रूल है, चाहे कोई भी ऑर्डर है, वो किस में करते हैं, हमेशा इंग्लिश में करेंगे। ये बात किस में लिखी है, 348 में लिखी हुई है। तो ये अच्छे से समझ लो कि ये वाली बात एकमात्र ऐसी है जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की बात की गई है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में कोई भी काम कराओगे ना, वो सारा इंग्लिश के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सारा इंग्लिश के अंदर है, वहाँ हिंदी का कोई काम नहीं होता। और जो भी संसद या इसके द्वारा कोई बिल निकाला जाता है ना, वो भी इंग्लिश के अंदर ही निकाला जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई, संसद एक्ट बनाकर इसको चेंज भी कर सकती है, तो वो तो हर कंडीशन में एक्ट बनाकर चेंज किया जा सकता है। फिर आता 349, इसमें क्या बात लिखी हुई है कि संविधान लागू होने के 15 साल तक की बात की गई है, यानी 15 साल तक की बात है। आर्टिकल 345 के लिए कोई एक्ट या संशोधन किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कंपलसरी होगी उसके लिए। 345 मैंने क्या पढ़ा था, ये वाला राज्य की राजभाषा वाला। अगर संसद को अगर कोई इसके अंदर चेंज करना चाहती है, अगर 345 के एक्ट में कोई संशोधन करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकता है, और उसका बिल उसके बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो अपन ने जो जो एक्ट पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, वो भाई एक बार रिकैप कर मार देते हैं फटाफट आपके लिए। देखो ये रहा, अपन ने पढ़ा तुम सबसे पहले 343, इसके अंदर क्या पढ़ा, राजभाषा। राजभाषा क्या पढ़ी अपन ने, हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। और अंक होंगे वो कौन से यूज किए जाएंगे, भारतीय अंक यूज किए जाएंगे, लेकिन उनका रूप कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये वाली बात कर ली अपन ने। इसके अलावा इसके अंदर बात लिखी, संविधान लागू होने के 15 साल तक अपन क्या यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में यूज करेंगे। इसके लिए अपन 1963 में अपन क्या लाते हैं, राजभाषा अधिनियम लेके आते हैं, और इसके अंदर बोला कि हिंदी के साथ बाद में इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी। लेकिन 1967 में फिर अपन एक राजभाषा का संशोधन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं, और इसके अंदर क्या बोलते हैं अपन कि भाई अहिंदी भाषी जब तक राज्य, अहिंदी भाषी जो राज्य हैं जब तक नहीं मानेंगे तब तक अपन क्या करेंगे, इस हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंटिन्यू रखेंगे। ये वाली बात अपन ने किसने पढ़ी, संघ की राजभाषा वाले 343 में पढ़ी। फिर आता 344, जिसके अंदर राजभाषा पर संसद का आयोग। तो इसमें क्या लिखा हुआ था अपन ने पढ़ा कि लागू होने के 5 वर्ष बाद तो अपने को क्या बनाना है, आयोग बनाना है। क्या बनाना है, आयोग बनाना है, जो कौन बनाएगा, जो कि प्रेसिडेंट बनाएगा। और कौन सा बनाया इन्होंने, राजभाषा आयोग बनाया। कब बनाया, 5 साल बाद, यानी 1955 के अंदर बनाया। अध्यक्ष किसको बनाया, बाल गंगाधर खरे को बनाया गया। संसद समिति कब बनाई गई, तो संसदीय 1957 के अंदर ही बना दी गई। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी को बनाया, गोविंद वल्लभ पंत जी को बनाया गया था। ये पढ़ लिया 344 के अंदर। 345 के अंदर किसी राज्य की राजभाषा क्या होगी, तो जो राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा एक्ट पास किया जाएगा, और वो हिंदी को रख सकता है, या फिर उसकी जो राज्य की कोई भाषा है उसको किस में यूज कर सकता है, शासक के कार्य में यूज कर सकता है। फिर 346 पढ़ा अपन ने, केंद्र राज्य या राज्य राज्यों के बीच जो भी पत्रावली होगी वो किस भाषा में होगी, जो संघ की भाषा में होगी। किसकी भाषा में, संघ की भाषा में, यानी संघ जिस भाषा को चाहेगा उस भाषा में किया जाएगा। फिर आ जाता है 347, जिसके अंदर क्या बात बोली गई है, अगर किसी पर्टिकुलर आबादी उपयुक्त मात्रा में आबादी है और वो अपनी बोली को शासन में यूज करवाना चाहती है और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करवा सकते हैं, राज्य को ऑर्डर देकर उस बोली को शासन कार्यों में यूज के लिए अप्रूव कर सकते हैं। 347 348 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो विधानमंडल है या जो संसद है उसके जो बिल वगैरह जो भी है वो किस भाषा में यूज करेंगे, इंग्लिश भाषा में। लेकिन संसद क्या कर सकती है, इसके अंदर चेंज भी कर सकती है। ये पढ़ लिया अपन ने 348 में। 349 में क्या पढ़ा अपन ने, भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियम बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया। इसमें क्या बोला गया कि अगर 345 के अंदर चेंज करना है, कब तक, लागू होने के 15 साल तक अगर चेंज करना है तो आपको उसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। क्या होगी, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। ये पढ़ा अपन ने कि 345 यानी इसके अंदर राज्य की राजभाषा के अंदर कोई चेंज करना है तो उस कंडीशन में ये लागू होगा। फिर 345 के अंदर लिखा है शिकायतों वाले लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी। 50 के अंदर लिखा है कि जो पहली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनमें मातृभाषा का यूज किया जाएगा। 350 के अंदर लिखा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और 351 में लिखा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या किया जाएगा, संसद के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे, संसद द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। बहुत सारे विकास के लिए कार्य भी संसद के द्वारा किए जाएंगे। ये वाली बात अपन ने पढ़ी। तो ये हो जाता है हमारे क्लास का फर्स्ट हाफ यहाँ पर खत्म। ठीक है, हमने आज हिंदी की सामान्य जानकारी कंप्लीट कर ली है और इसके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे अगली क्लास में। कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस लाने की। और इसके साथ ही हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ ली है और जो आरएस में आई हुई है, अब तक के एग्जाम्स में जितनी भी आरएस मेंस में आई हुई शब्दावलियाँ है मैंने एक साथ उनको यहाँ पर लिखा है, ताकि जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आई हुई है वो तो कम से कम अपने दिमाग में, जहन में होनी चाहिए और वो समझ में आनी चाहिए।
इनको एक साथ मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो एक इंपॉर्टेंट काम मैंने जो अलग करने की कोशिश की है, ये तो मैंने लिखा ही है, साथ में मैंने इनको जो प्रोनाउंसिएशन है इनका वो भी एक लिखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर अपन सही ढंग से नहीं करेंगे तो उस शब्द का मीनिंग अपने को समझ में आना या याद रखना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा है। तो क्या लिखा है? डेटिन्यू। डेटिन्यू यानी होता है कैदी या नज़रबंद। यार किसी को डिटेन करके रखा जाता है, नज़रबंद करके रखा जाता है, डिटेन्यू रखते हैं तो उसे, जैसे प्राचीन ज़माने में राजा का जो दुश्मन होता है अगर वो परिवार से होता था तो क्या कर दिया जाता, उसे किसी महल में किसी कोठी में क्या कर दिया जाता, नज़रबंद कर दिया जाता था, ताकि और उसके आसपास जो सैनिक है उनका पैरा लगा दिया जाता था। और आज के ज़माने में डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आ देते हैं स्टेचुरी। स्टेचुरी यानी होता है सांविधिक। अब कुछ चीज़ें बढ़ा देता हूँ मैं। एक होता है संवैधानिक और एक होता है सांविधिक बोल दो या फिर वैधानिक बोल दो या कानूनी बोल दो। ये दो चीज़ अपने को समझ लेनी है। इसका तो मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संविधान के अंदर लिखी है उसको तो क्या कहा जाता है, संवैधानिक। जो कॉन्स्टिट्यूट के अंदर लिखी हुई है वो संवैधानिक होती है, और जो किसी कानून के माध्यम से सामने आती है उसे बोलते हैं संवैधानिक या फिर वैधानिक या बोलते हैं कानूनी या विधिक बोल दो। ये सब भाषा, ये चारों शब्द किसके लिए यूज कर सकते हो आप, जो कानून से बनी होती है, जो एक्ट के माध्यम से, लॉ के माध्यम से बनाया जाता है, वो सभी किस में आते हैं, इन संवैधानिक के अंदर आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अंदर जो लिखे हैं वो संवैधानिक के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे समझ में ये वाली बात। फिर ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, मानदेय। मानदेय ऑनरेरियम यानी किसी का, जैसे कि आपने काम किया आपका क्या मानदेय बनता है, तो होता है ऑनरेरियम। ठीक है, ठीक है, ऑनरेरियम मानदेय, पैसा, वेतन इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर, इसके अलावा इसका जैसा मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसका ऑनरेरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवेतनिक। ये समझने वाला है, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, दोनों शब्द एक जैसे हैं पर लगेगा गड़बड़ करता है। देखो HONORARIOM ऑनरेरियम, इसका मतलब होता है वानदेय यानी वेतन, और इसी में HONORARY कर दिया जाए यानी ऑनरेरी। ओनोरेरी बोलते हैं इसे, ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवेतनिक, जो बिना पैसे के काम करता है उसे बोलते हैं अवेतनिक। तो ऑनरेरी पर्सन यानी अवेतनिक व्यक्ति जो अवेतन पे काम करता है। ठीक है, जुरिडिक्शन आपने कहते हो सुना होगा कि ये मेरे जुरिडिक्शन के बाहर है, यानी मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है, यानी उसके क्षेत्र, जैसे पुलिस का एक जुरिडिक्शन होता है, थाने का एक, भाई थाने का अपना जुरिडिक्शन होता है, उस चौकी का अपना जुरिडिक्शन होता है, अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर जाकर वो कार्य नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, इसका क्षेत्राधिकार होता है। फिर होता है कट मोशन। मोशन यानी याद रखना MOTOIN, मोशन यानी एक तो होता है मोशन, मूव करना, चलना, मोशन कर रहा है वो, चल रहा है, और एक होता है मोशन यानी क्या, प्रस्ताव। अपने यहाँ पर जो यूज होगा वो प्रस्ताव यूज होता है, प्रस्ताव। मोशन यानी क्या होता है, प्रस्ताव। तो कट लगा दिया यानी कटौती, भाई कट हो गया यानी उसमें कुछ कमी करनी यानी कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। आगे समझ में कैसे याद रखना है, कैसे समझना है इनको, कटौती प्रस्ताव। फिर प्रिस्क्राइब्ड, किस चीज़ को प्रिस्क्राइब्ड करना यानी उसको निर्धारित करना, फिक्स करना, प्रिस्क्राइब्ड करना, फिक्स करना, तो क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित करना या फिर फिक्स करना। हो गया। फिर एक सुपरसीड यानी अधिक्रमण करना। क्या होता है, सुपरसीड यानी अधिक्रमण करना। ओके। फिर आता है रिजोल्यूशन यानी संकल्प। जैसे कि अपन फर्स्ट ईयर, जैसे ही 1 जनवरी आएगा या फिर अपना जन्मदिन आता है तो अपन बोलते हैं हम क्या लेंगे, रिजोल्यूशन लेंगे, संकल्प लेंगे। क्या लेंगे, संकल्प लेंगे कि आज से हम ये नहीं करेंगे, हाँ हम पढ़ाई करेंगे, इस साल हमें नौकरी लगना है, अगला जन्मदिन बिना नौकरी के नहीं मनाऊंगा, ऐसे संकल्प करते हैं। तो वो क्या होगा, रेजोल्यूशन इसके अंदर आता है। इसका इंग्लिश में बोलना अगली बार से, हम क्या ले रहे हैं, रिजोल्यूशन ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। ठीक है। फिर आता है शुद्धि पत्र। आपने बहुत बार एग्जाम में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, उसका कोरिजेंडम आता है, पढ़ा होगा कहीं पे, शुद्धि पत्र आता है। यानी कभी कभी पोस्ट बढ़ाते हैं या कम करते हैं या कुछ अमेंडमेंट लाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, शुद्धि पत्र निकाला जाता है सरकार के द्वारा, तो उसे बोलते हैं कोरिजेंडम। क्या बोलते हैं, कोरिजेंडम, CORRIGENDUM, कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र। हमें स्पेलिंग से याद करने से ज़्यादा उसका प्रोनाउंसिएशन याद करना है, उसका मीनिंग याद करना है, सिंपल है, क्योंकि स्पेलिंग्स वहाँ लिखी हुई मिलेगी अपने को। ठीक है। फिर आता है सब्सटीट्यूट। ये तो आप सब जानते होंगे, अगर आप कबड्डी खेलते हो या क्रिकेट के फैन हो तो आपको पता होगा सब्सटीट्यूट होता है, यानी 11 खिलाड़ी जब 12 रखे जाते हैं। या फिर आजकल तो वो IPL में नया रूल आ गया है सब्सटीट्यूट वाला। तो सब्सटीट्यूट यानी प्रतिस्थाई, किसी एक की जगह पे दूसरा, एक की एवज पर दूसरा, इसकी जगह पर दूसरा आ रहा है, प्रतिस्थाई।
प्रतिस्थापन करना, प्रतिष्ठा करना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी होता है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। एक ऐसा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेहिता, जवाबदेहिता, दोनों याद रखना है। अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेहिता, दोनों समझ में आने चाहिए। प्रोविज़न, प्रोविज़न करना, प्रोविज़न आप इस चीज़ का प्रोविज़न किया गया, एक्ट के तहत इसका प्रोविज़न किया गया, उपबंध किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है, ये प्रोविज़न किया गया है, ये प्रबंध किया गया है। तो किस में आता है? प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? उपबंध, उपबंध से याद रखना है इसको, ठीक है। इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी सत्यनिष्ठा क्या है। आगे समझ में? इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। फिर आता है फॉरवर्डिंग नोट, नोट तो हो जाता है पत्र, फॉरवर्ड करना यानी अग्रेषण, फॉरवर्ड यानी अग्रेषण। अगर आपने अपने दादाजी के टाइम का आपने कीपैड मोबाइल चलाया हो तो उसके अंदर फॉरवर्ड, जो अपन अभी पढ़ते हैं कि SMS फॉरवर्ड वाला ऑप्शन था, वहाँ पहले अग्रेषण लिखा हुआ मिलता था। क्या मिलता था? अग्रेषण। तो वही है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड नोट यानी पत्र, तो अग्रेषण पत्र हो गया, ठीक है। मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनट्स समय वाला मिनट नहीं है, ये मिनट है कार्यवर्त। अगर कोई भी मीटिंग होती है, अगर कोई बैठक है, सरकारी बैठक है, उसके बाद उसका क्या तैयार किया जाता है? उसका मिनट्स तैयार किया जाता है। भाई एक हमने ये इसी पॉइंट पे बात की और ये पॉइंट उनको एक बुलेट फॉर्म में लिख दिया जाता है, वही क्या है? कार्यवर्त है कि आज हमने ये काम किया है, ये क्या है? मिनट है उसका, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। आप जब भी जॉब में जाओगे उसके बाद ये आपके लिए काम आएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, सबको पता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। इंडेनिमिटी, क्षतिपूर्ति, ये तो आपके किसी न किसी अगर कर्मचारी रहे हैं तो आपको पता होगा, एक इंडेमिनिटी बॉन्ड भरना होता है। अगर आप कभी लेट सैलरी लेते हैं या आपकी सैलरी एरियर है तो उसके बाद, या फिर आप कहीं से रेवेन्यू से अगर आपको पैसा वापस मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है, तब उस सारी कंडीशनों के अंदर आपको क्या करना होता है? एक इंडेनिमिटी बॉन्ड भरना होता है, क्षतिपूर्ति। इसका मतलब क्या होता है? अगर क्षतिपूर्ति मतलब आपने कोई गड़बड़ की है तो उसकी क्षतिपूर्ति भरना होता है, एक तो ये होता है। एक ये होता है अगर मेरे गलती से गलत पैसा उठा लिया है तो मैं इसकी क्षतिपूर्ति करने का वादा करता हूँ, ये होता है इंडेमिनिटी बॉन्ड, ठीक है। एक होता है एजेंडा, आपने जस्ट पढ़ा है कार्यवर्त पढ़ा ना यहाँ पे, और एक पढ़ा आपने कार्यसूची। ये तो होता है बैठक के बाद। बैठक के पहले क्या होता है? एजेंडा तैयार करते हैं कि इस बैठक का ये एजेंडा है, तो वो होता है एजेंडा। उसके अंदर लिखा जाता है भाई आज इस बैठक में ये बात की जाएगी, ठीक है। ये होता है एजेंडा। और मिनट क्या होता है? ये हमने ये इस बैठक के अंदर ये बात की, वो हो जाएगा मिनट, ठीक है। दोनों के अंदर ये फर्क है। फिर होता है अबेंस, अबेंस करना यानी आस्थगन करना, अबेंस करना यानी आस्थगन करना, यानी किसी अबेंस करना यानी मतलब आज बैठक होनी थी, आज हटा के उसको बोल दिया यार 2 दिन बाद करेंगे, क्यों? क्योंकि आज लोग उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, ठीक है। तो क्या कर दिया? अबेंस कर दिया, उसे आगे बढ़ा दिया, अबेंस यानी आस्थगन कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण करना, आपने पढ़ा होगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पढ़ा है ना? CBI का नाम सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण बोलते हैं ना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो वो क्या है? अन्वेषण। एग्रीगेट, एग्रीगेट आपने अगर ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आपके जो पूरे 3 साल की मिलकर वो बनती है परसेंटेज, उसका लास्ट में एक जो योग किया जाता है, एग्रीगेट निकाला जाता है, यानी औसत। क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है, योग निकाला जाता है, टोटल। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कुल योग। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो यानी यथा तथ्य, जैसा है वैसा की वैसा, यथा तथ्य, तथ्य के समान, जैसा कि जैसा, इसे बोलते हैं इप्सो फैक्टो, यथा तथ्य। फिर बात करते हैं कंसेंसस, ये थोड़ा मेरे भी गड़बड़ है तो देख लेना आप। कंसेंसस यानी होता है आम सहमति, माने मतलब जैसे कि कोई बात है उसके अंदर लोगों की क्या है? आम सहमति, किसी बात पर आकर सभी लोग राजी हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। जुवेनाइल ऑफेंडर, जुवेनाइल का मतलब पता होना चाहिए आपको, जुवेनाइल, और ऑफेंडर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ऑफेंडर यानी तो होता है अपराधी, सिंपल सबको पता होता है ऑफेंडर है भाई ये। और जबकि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? किशोर, ये हमें पता होना चाहिए। जुवेनाइल, ऑफेंडर, किशोर, अपराधी, ठीक है। दोनों दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन यानी प्रलेखन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, सबको पता है। रेफरेंडम, जनमत संग्रह है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनमत संग्रह, यह आपको पॉलिटी में पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। जनमत संग्रह क्या होता है? जब लोगों से किसी एक टॉपिक के ऊपर, मतलब जैसे ये ज़्यादातर पॉलिटिकली होता है, ये पॉलिटिकली किसी निर्णय पर आना है तो उस कंडीशन में लोगों से किसी चीज़ के ऊपर राय ली जाती है, उनका वोट डलवाया जाता है कि भाई वोट डालो आप इसके
उसके समर्थन में हो या उसके विपक्ष में हो, तो वो जो काम किया जाता है उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। उसे बोलते हैं इंग्लिश में रेफरेंडम। क्या कहा जाता है? रेफरेंडम। ठीक है। फिर एग्रेरियन, एग्रेरियन कृषि भूमि संबंधित, एग्रेरियन एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रेरियन एग्रीकल्चर से संबंधित, याद रह जाए, कृषि भूमि संबंधित। सर्विलांस सबको पता है, निगरानी होता है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट कर देना किसी को, यानी दोष मुक्त कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, यानी इसके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था और उसको उससे मुक्त कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसे? एक्सोनरेट कर दिया, भाई साहब आप जा सकते हो, आपको एक्सोनरेट कर दिया है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा विलोम, विलोम क्रम में, विपरीत, वाइस वर्सा बोलते हैं उसको, वाइस वर्सा। ठीक है। इंसुएशन, इंसुनिएशन, इंसुनिएशन यानी होता है वक्रोक्ति, परोक्ष संकेत, परोक्ष यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से कोई संकेत दिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई संकेत मिल रहा है उसको बोलते हैं इंसुएशन। इसको अपने को याद ये वाला वर्ड रखना है, कौन सा? वक्रोक्ति। ज़्यादातर एग्जाम में यही वर्ड अपने को देखने को मिलता है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी होता है पावती पत्र, पावती बोल दे या पावती पत्र भी आता है, दोनों ही सही है इसमें। एक्नॉलेजमेंट नहीं समझ में आता? एक्नॉलेजमेंट होने किसी चीज़ के बारे में पता रखना, ध्यान रखना, एक्नॉलेजमेंट पावती पत्र होता है उसे। एक होता है कवरिंग लेटर, लेटर यानी तो पत्र हो गया, कवर करने वाला है, उनको चारों तरफ से ढक ले, आवरण, आवरण, तो आवरण पत्र याद रह जाएगा, कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यानी तो होता है, याद रखना, एम्प्लॉय से नहीं जोड़ देना, एम्प्लॉय यानी तो होता है कर्मचारी, अगर इसके बाद आर लग जाता है यानी उसको लगाने वाला। एम्प्लॉय यानी तो कर्मचारी, एम्प्लॉय की स्पेलिंग में ई आता है, EMPLOY, ई आ जाए तब तो क्या हो जाए? कर्मचारी। और इसके ई को हटाकर अगर आर लिया जाता है, एम्प्लॉयर आ जाता है, तो नियुक्ता, उसको नियुक्त करने वाला, एम्प्लॉय को नियुक्त करने वाला नियुक्ता एम्प्लॉयर होता है। ठीक है। रिकरिंग, रिकरिंग यानी आवर्ती, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार होती है, बार बार होती है, उसे बोलते हैं आवर्ती, यानी रिकरिंग, रिकरिंग। जैसे ये ऑफिस के एक्सपेंसेज वगैरह इसके अंदर आता है, रिकरिंग है, यानी बार बार यूज होने वाला खर्च है, मतलब हर महीने, ये जैसे कि पेंसिल है हर महीने आती है, पेन हर महीने आता है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो हर महीने खर्च होती है, तो उसे बोलते हैं आवर्ती, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, आवर्ती खर्च। एडजन करना, एडजन यानी स्थगित करना, किसी चीज़ को एडजन करना, ये वही आस्थगन, एबेंस वाला, आस्थगन करना। एडजन करने का मतलब ये है कि आज इस बैठक को एडजन किया जाता है अगली इस तारीख तक के लिए, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह बोलते हैं कि एडजन टिल इस डेट तक बोलते हैं, तो एडजन का मतलब होता है स्थगित करना, यानी काम रोक देना, आगे बढ़ाने, अगली तारीख के लिए बढ़ा देना। फिर होता है प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया, प्राइमा यानी प्राइम, प्रथम, प्राइम यानी प्रथम, फेसिया यानी दृष्टि में, यानी प्रथम दृष्टि में जो दिख रहा है। जैसे कि आप कहीं से जा रहे हो, आपने एक्सीडेंट होते देखा, आपने नंबर प्लेट पढ़ ली और उस आदमी की शक्ल भी देखी, तो प्रथम दृष्टया क्या हुआ? पहली बार नज़र में आपने देखा और आप क्या बन जाते हो? चश्मदीद गवाह बन जाते हो। आगे समझ में, तो उसे बोलते हैं प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टि। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन यानी होता है परिसीमन। देखो डीलिमिटेशन, परिसीमन, ये आप पॉलिटी के अंदर भी पढ़ोगे, URO के अंदर भी मैंने आपको अभी क्लास के जो एक्ट है उसके अंदर भी परिसीमन पढ़ा है। परिसीमन क्या होता है? एक सीमा डिसाइड करने का काम होता है इसके अंदर, और इसका जो मेनली यूज़ होता है वो वोटिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब आपको निर्वाचन में काम आता है ना वो परिसीमन इसके अंदर। भाई इस एरिया में एक विधायक रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन, लिमिट तैयार करता है, सीमा, लिमिट यानी सीमा तैयार करता है, तो डीलिमिटेशन। ठीक है। विजिलेंस, विजिलेंस सतर्कता, एक अपन पढ़ा, अपन ने एक ऊपर क्या पढ़ा है? निगरानी वाला, सर्विलांस यानी निगरानी, और एक अपन ने क्या पढ़ा? विजिलेंस सतर्कता। एक आप पढ़ोगे CVC पॉलिटी के अंदर, सेंटर विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो सतर्कता वहाँ से याद रख लेना आप, विजिलेंस। ठीक है। ऑथोराइज करना, किसी को ऑथोराइज करना यानी प्राधिकार देना। देखो ऑथोरिटी यानी होता है ऑथोरिटी, ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण, ऑथराइज करना यानी उसको प्राधिकार देना, प्राधिकार यानी उसको अपना अधिकार ट्रांसफर कर देना, प्राधिकार देना हो जाएगा। ये आपने तो ये तो पढ़ ही रखा होगा, रीट प्री, जो प्री बोल देते हैं ना आप शॉर्ट में, वो होता है प्रीलिमिनरी यानी होता है प्रारंभिक या प्राथमिक। तो इसको प्रारंभिक यानी जो पहली एग्जाम होती है उसके बाद सेकेंडरी, जैसे कि हम RS में भी होता है, RS प्री बोलते हैं, तो प्री का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीलिमिनरी। ओके, वैसे याद रखना है। फिर प्रोविजियो यानी प्रोविजियो मतलब कोई भी काम कर तो रहे हो, फिर उसके साथ में क्या कंडीशन है, इसको एक तरह से कंडीशन की तरह याद रखना है। कंडीशन यानी प्रोविजियो यानी शर्त या परंतुक के रूप में याद रखना है।
फिर बात करते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन यानी अंतर अवरोध, यानी मन के अंदर ही अंदर कोई अपने विरोध चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, अपने बाहर से सोच रहे हैं, अपन बाहर से तो खुश है लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, वो क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है। अंतर अवरोध है, अपने अंदर ही दो अवरोध चल रहे हैं, एक खुश दिखा रहे हैं बाहर से, अंदर से दुखी है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन, अंतर अवरोध। ग्रांट यानी तो अनुदान होता ही है, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, जनता को भी बांटे जाते हैं ग्रांट बहुत सारे, तो क्या होती है? ग्रांट यानी अनुदान। एक्सीड कर लेना, एक्सीड यानी किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को मान लेना या उसका शामिल हो जाना, तो एक्सीड यानी मान लेना। क्वेश्चन पता ही है आपको, अगर आपने कहीं वो देखा हो, डीपी वगैरह लगी होती है लाइट की, या बड़े बड़े जो लाइट से संबंधित या कहीं पर हैजार्डस कोई चीज़, खतरनाक कोई चीज़ होती है, वहाँ लगे होते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब होता है सावधान रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सावधानी की बात की जाती है क्वेश्चन के माध्यम से। डेपुटेशन पता होगा आपको, प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। बोलते हैं ना कि यार मुझे तो डेपुटेशन पर लगा दिया गया है, यानी प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया, किसी और दूसरे पद पर डेपुटेशन कर दिया गया, प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। यानी मान लो वो किसी एक ऑफिस में काम कर रहा था, उसे उस ऑफिस से निकालकर दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर डेप्यूट कर दिया गया है, उसको प्रतिनियुक्ति लगा दिया गया है। ठीक, प्रतिनियुक्ति, प्रति यानी किसी और दूसरे की नियुक्ति पर, सिंपल है, जो किसी और वहाँ बैठना था लेकिन उसकी जगह आपको बैठा है। फिर आता है कॉन्फिस्केट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिस्केट कर देना यानी किसी चीज़ को जब्त कर लेना। सरकार क्या कर लेती है, कभी कभी किसी चीज़ को जब्त कर लेती है। कैसे? जैसे कि अगर मान लो, और भी तरीके से जब्त होता है, जैसे कि आपने ईएमआई पे कोई सामान खरीदा, आप उसके टाइम पे ईएमआई नहीं दे पाए, तो क्या कर लेगा, आपके जो सामान था उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं या उसको जब्त कर लेते हैं। आगे समझ में, आगे चले। एग्जीक्यूटिव, ये तो पढ़ोगे आपके ईओ में ई शब्द है, उसका मतलब यही है, अधिशासी पढ़ते हैं अपन, अधिशासी, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, उसको भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, तो दोनों शब्द अपने को याद होने चाहिए। फिर बात करते हैं एक्रू यानी होता है प्रोद्भुत होना, कोई चीज़ एक्रू हो रही है, प्रोद्भुत हो रही है, उत्पन्न हो रही है, सामने आ रही है, उसे क्या कहें? एक्रू। जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल यानी होता है न्यायिक, और इंक्वायरी ये होते हैं जांच, दोनों को मिला दो, जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच। डिस्पैरिटी यानी होता है असमानता, अपन करते नहीं है ये, ज़्यादातर ये रंग भेद वालों के अंदर डिस्पैरिटी है, या महिला और पुरुष के बीच में अपन कर रहे हैं तो वो डिस्पैरिटी है। तो ये सब क्या होती है? डिस्पैरिटी, असमानता को इंग्लिश के अंदर डिस्पैरिटी शब्द यूज़ कर लेना है। रैंडम आपको समझ में आता है, रैंडम इंग्लिश में बहुत सुनते हो, और रैंडमली ये हो गया रैंडम, लेकिन इसका हिंदी में शब्द अपने को याद रखना है, यादृच्छित रूप से। रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से उठा लिया कोई चीज़, तो यादृच्छिक शब्द याद रखना है। रैंडम तो सबको समझ में आता है। बेसिक पे, बेसिक यानी होता है मूल, पे यानी वेतन, मूल वेतन। तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी, अगर आपको 3600 पे ग्रेड है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 23,700 मिलेंगे। अगर आपका 4200 पे ग्रेड है तो वो क्या होता है? अगर जो आपको 23,700 रुपये मिल रहा है वो क्या है? आपका बेसिक पे है। उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? डीए मिलेगा, HRA मिलेगा, ये सब मिलके फिर सैलरी ज़्यादा लगती है आपको, वरना ऐसे तो क्या, उसे बेसिक पे 23,700, ये कितना 3600 पे ग्रेड पे जो मेरा है। आगे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, एक तो पढ़ा आपने ट्रांसपोर्टेशन, वो तो होता है परिवहन। एक तो ट्रांसक्रिप्शन आपने नाम भी सुना होगा, स्क्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रतिलिपि या अनुलेखन, प्रतिलिपि या फिर अनुलेखन जिसे कहते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है। मिसकंडक्ट यानी दुराचरण, कंडक्ट यानी होता है आचरण, कैसा आचरण कर रहे हो। अगर गुड कंडक्ट है तो यानी अच्छा आचरण, मिसकंडक्ट है यानी दुराचरण, गंदा आचरण कर रहे हो। और इसी के बेस पे, मिसकंडक्ट के बेस पे क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को हटाना हो या बहुत सारों को हटाते हैं, उसमें एक हमेशा जो कारण होता है वो दुराचरण भी होता है। फिर ओवरसाइट क्या होता है? ये भी निगरानी होता है। इसके अलावा क्या पढ़ा? सर्विलांस पढ़ा आपने, एक विजिलेंस इसी तरह से पढ़ा कुछ, तो सर्विलांस, विजिलेंस, ओवरसाइट, ये क्या है? निगरानी। ओवरसाइट यानी, साइट यानी होता है आंखों से देखना, ओवर यानी ऊपर से आपको आंखों से कोई देख रहा है, यानी आपकी क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है। सेंसस पता ही है, जनगणना को बोलते हैं। रिकमेंडेशन करना, संस्तुति। रिकमेंडेशन तो आपको समझ में आता है कि भाई मेरे को रिकमेंड कर देना इस जॉब के लिए, तो वो क्या होता है? रिकमेंडेशन होता है। लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं संस्तुत। क्या बोलते हैं? संस्तुत कर देना मुझे उनके। फंडामेंटल यानी होता है मूलभूत, आधारभूत, मौलिक, मूल, सब क्या होता है? फंडामेंटल होता है। रेस्पोंडेंट यानी होता है प्रतिवादी। रेस्पोंडेंट क्या होता है? प्रतिवादी को रेस्पोंडेंट बोलते हैं। मतलब एक तो होता है वादी, जिसने वाद दर्ज किया है, जिन्होंने केस किया है, और जिस पर केस किया जाता है उसे बोलते हैं रेस्पोंडेंट, जिस पर किया जाता है उसे बोलते हैं प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट। ठीक है। एंडोर्समेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रट लो इसको, तो प्रस्थांकन करना या समर्थन करना। मैं उसको, मतलब उसने कोई बात कही, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, यानी उसको प्रस्थांकित करता हूँ या उसको मानता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। फिर होता है
डिटरेंट पनिशमेंट, डिटरेंट पनिशमेंट यानी प्रतिवारक बोल दे निवारक दंड। ये क्या दंड होता है? ये खतरनाक दंड होता है, मतलब आपको शक के बिना पर पकड़ा जाता है और आपको दंड दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिटरेंट पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी तो दंड समझ में आता है, डिटरेंट का मतलब समझ लो निवारक। निवारक क्या होता है? मान लो आप पे शक है कि आप बम ब्लास्ट करने वाले हो, तो पुलिस क्या करती है, आपको इस शक के बिना पर ले जाती है पकड़कर, और लगता है इस दिन तक होने वाला है, उस दिन तक आपको वहाँ पर रखा जाता है और आपसे सच उगलवाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट है, जैसे कि पोटा एक्ट है एक, तो आप पढ़ोगे ये पॉलिटी के अंदर आप आराम से, ठीक है। एक एक्स ऑफिसियो, ये पदेन, पदेन शब्द मैंने आपको पढ़ा है, यूआरओ एक्ट के अंदर पढ़ा है पदेन। पदेन क्या होता है? जैसे कि कोई एमएलए है या एमपी है, वो क्या होता है, बहुत सारे जो समितियां होती है उसमें ऑटोमेटिकली सदस्य मान लिए जाते हैं, यानी वो एमएलए के रूप में भी काम करते हैं, समिति के सदस्य के रूप में भी काम करते हैं। तो सदस्य के रूप में काम करते हैं तब उसे बोलते हैं पदेन सदस्य। क्यों? क्योंकि वो मेन पद तो उनका ये है, लेकिन इस पद पर होने के वजह से उनको ये पद मिल गया है, तो इसलिए उनको पदेन सदस्य बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो बोला जाता है। डिसबर्समेंट ऑथोरिटी यानी संवितरण प्राधिकारी, क्या बोलते हैं? डिसबर्समेंट यानी संवितरण, ऑथोरिटी यानी प्राधिकारी, सिंपल है। तो डिसबर्समेंट ऑथोरिटी यानी संवितरण प्राधिकारी। मोशन पढ़ाई चुका आपको प्रस्ताव। डी फैक्टो याद रखना, वास्तविक, तथ्यत। रियल, रियल में जो डी फैक्ट की जो बात है, रियल बात है, वो इसके अंदर आएगी। पिटीशन, पिटीशन आप किस में दायर करते हो? कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है। पिटीशन यानी होता है याचिका। एरियर, एरियर क्या होता है? बकाया, बकाया। इसमें क्या होता है? एरियर का मतलब ये ज़्यादातर ये भी एम्प्लॉय से संबंधित होता है। इसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉय अगर उसकी डीए लगा है, उसका मतलब उसको डियरलेंस अलाउंस मिला है, महंगाई भत्ता मिला है, और उसने उठाया नहीं अब तक, तो वो क्या बकाया पड़ा है सरकार के पास, सरकार को उसको देना है, तो वो क्या करता है? एक बिल बनाता है एरियर का, और एरियर बिल बना के गवर्नमेंट के पास भेजता है, गवर्नमेंट उसको सैलरी अप्रूव कर देती है, यानी एरियर बनाते हैं, उसका बकाया बनाया जाता है और उसको अप्रूव कर लिया जाता है, बात खत्म। तो एरियर यानी होता है बकाया, ठीक है। तो इसके साथ अपने इस क्लास को कर देते हैं अपन ख़त्म। आज हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी। एक हमने सबसे पहले हिंदी की सामान्य जानकारी पढ़ी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे तथ्य पढ़े, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, और आज हमारी क्लास काफ़ी बड़ी भी हो गई, 1 घंटा प्लस हो गई, कोई बात नहीं, पर हमने बहुत अच्छा टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल हम इसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और कुछ नए शब्द जोड़ेंगे इसके अंदर, तो रिवीजन प्लस सब नए शब्द जोड़े जाएंगे आज कल इसमें। और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपका प्यार हमें ज़रूर देते रहें टाइम टू टाइम, ताकि इसी से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे नए अपडेट्स यहाँ देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अपने जो साथी बंधु उन्हें बताएँ, ताकि उनको भी लाभ मिल सके इसका। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और वहाँ से आपको अपने साथी बंधुओं के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।